हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बेस इकोसिस्टम का एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस इकोसिस्टम में हो सकता है कि फ्यूचर में काफी मल्टी बैगर निकल के आए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है टिल FY30 एंड FY32। मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा आगे। तो हो सकता है कि बेस इकोसिस्टम में काफी सारे मल्टी बैगर्स निकल के आए, और जहां पे चांसेस है कि मल्टी बैगर निकल के आए तो वहां पे हमारा एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि किस तरह की कंपनी को टारगेट करना है। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में बेस होता क्या है। देखिए क्या होता है कि दिन में आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर पावर, ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए आज के टाइम पे हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारा ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है। क्या है कि दिन में ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रहा है और रात में कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो सरकार क्या टारगेट कर रही है कि दिन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग बैटरी में डाल लेंगे, ठीक है। और जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा डेट इज रात में, तब हम उसे आपको रिचार्ज करेंगे और यूज करेंगे सिटीज वगैरह में। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हो, जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा विंड एंड सोलर फार्म से। देखो विंड भी आपको स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि देखो विंड भी क्या ना, कभी चलेगा, कभी तेजी से चलेगा, कभी बिल्कुल नहीं चलेगा, और कभी आपको धीरे से चलेगा। तो उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जब इलेक्ट्रिसिटी दिन में ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम लोग बैटरी में उसे डाल देंगे, और तब रात को जब हमें यूज करना होगा तो हम उसे डिस्चार्ज कर लेंगे, और फिर यही साइकिल कंटिन्यू चलेगा। और वहां पे यूज होगा आपको लिथियम बैटरीज वगैरह का। तो इंडिया का नेशनल टारगेट क्या है? FY2030 तक हमारा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर करने का, दैट इज रिन्यूएबल। सोलर प्लस विंड प्लस हाइड्रो वगैरह कंबाइन कर दो तो ये 2030 तक का इंडिया का टारगेट है। और और इसमें से आप देखोगे 50% थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए यहां पे यूज होगा आपको बेस का। बेस क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जो कि हमारे आज के टाइम के ग्रिड को अनस्टेबल कर रहा है, उसको स्टेबल करने का काम करेगा। ये बात आप ध्यान देना। आप जो जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं उसको पॉज करके एक बार पढ़ लो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट यहाँ पे जनरेट करके लिखा हुआ है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इफ यू वांट सच डीप इनसाइट्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा एनालिसिस आपको बहुत डीप मिलेगा, नॉट ऑन अ सरफेस लेवल, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। देखो ये है एक्चुअली में नंबर का रिक्वायरमेंट। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बेस में क्या सीन है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बेस में इंडिया का मार्च के हिसाब से देखो तो कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 1082 मेगावाट आवर, जो कितना होता है 1 गीगावाट आवर, ठीक है। और वो बढ़ के कितना जाने वाला है 40 गीगावाट, जो कि गीगावाट आवर में कन्वर्ट होता है 208। तो 1 से 208 जाना है, 200x इसको होना है इन जस्ट ए स्पैन ऑफ 4 years। और यहां पे देखोगे तो 250 प्लस गीगावाट आर बाय FY32, ठीक है। तो ये कितना होता है 250x इन जस्ट 7 years, 6-7 years में ये आपको 250x होगा। तो इजंट इट ग्रेट? तो मेरे हिसाब से ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। बस हमें ढंग से एनालिसिस करना है कि एक्चुअली में ये जो रिवॉल्यूशन आ रहा है उसका फायदा कैसी कंपनी ज्यादा स्केल पे उठा सकती है, ज्यादा बड़ा स्केल पे। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेटा सेंटर की वजह से एक्स्ट्रा कितना आपको पुश मिल सकता है इस सेक्टर को। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग ग्रिड का बात करते हैं, गवर्नमेंट का बात करते हैं, लेकिन आप ये समझो कि एक्चुअली में अब इंडिया में डेटा सेंटर बनने वाला है। और इंडिया में डेटा सेंटर कौन बनाएंगे? गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी। और गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आपको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके डेटा सेंटर बनाएगी। और इंडिया में रिन्यूएबल में सरकार का कंट्रोल है न्यूक्लियर पे। तो न्यूक्लियर पावर यूज करके इंडिया में आपको पावर जनरेट नहीं हो सकता है डेटा सेंटर के लिए। और न्यूक्लियर प्लांट बनने में लगता है 10 से 15 साल, लेकिन डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट अभी 10-15 साल बाद तो है नहीं। तो यहां पे क्या यूज होगा? यहां पे यूज होगा सोलर प्लस विंड प्लस बेस, ठीक है। ये बात का ध्यान दीजिए। तो यहां पे डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट होगा 8 गीगावाट टू 13 गीगावाट पावर का। और उसको आपको सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए 30 टू 40 गीगावाट रिन्यूएबल पावर। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर को कंटिन्यूसली चाहिए 1 गीगावाट पावर।
ऐसा नहीं है कि अभी 750 चाहिए, अगला बार आपको 900 मेगावाट चाहिए, ऐसा नहीं। डेटा सेंटर को कंटिन्यूअसली चाहिए 1 गीगावाट आवर, और वो आपको सिर्फ सोलर प्रोवाइड नहीं कर सकते, सोलर प्लस विंड प्लस बेस, क्योंकि ये चीज देखना पड़ेगा। सोलर जो है आपको वो सिर्फ दिन के 12 घंटा से 14 घंटा तक आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और पीक उसका दिन में होता है। विंड का ठिकाना नहीं है, जब विंड चलेगा तब वो पावर प्रोड्यूस करेगा, जब नहीं चलेगा तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो 70% जो पावर होगा, 70-80% वो आपको सोलर से जनरेट होगा। और ये समझो कि अगर एक्चुअली में 1 गीगावाट चाहिए ना पावर, तो कम से कम आपको 2 गीगावाट तो सोलर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको विंड भी लगाना पड़ेगा, और जो पावर एक्स्ट्रा जनरेट होगा जिसे कि रात में यूज किया जाएगा उसके लिए आपको चाहिए बेस। तो दिस ट्रांसलेट टू 60 to 70 आवर गीगावाट, ठीक है, 60 to 70 गीगावाट आवर। देखिए यहां पे इसका मतलब क्या है, ये 1 घंटे तक गीगावाट 1 गीगावाट पावर देगा। 1 गीगावाट आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे तक 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी देगा, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि 208 गीगावाट यहां से आ रहा है एंड 260 to 70 गीगावाट यहां से आ रहा है, तो कुछ नहीं तो कम से कम 250 गीगावाट का आवर का रिक्वायरमेंट तो है बेस के थ्रू। इतना बैटरी तो चाहिए, 250 गीगावाट आवर बैटरी तो इंडिया में चाहिए बेस के लिए मिनिमम, और वो बढ़ भी सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डेटा सेंटर में आप देखो 60 to 70 है, यहाँ पे FY30 तक ये 250 प्लस आ रहा है, मे बी इट कैन इंक्रीज मोर। अब मैं थोड़ा मैथ्स में जाता हूं और बताता हूं कि क्यों एक्चुअली में डेटा सेंटर के लिए ज्यादा चाहिए आपको रिन्यूएबल पावर एंड बेस। तो सिंपल सा बात यहां पे ये समझो, एक चीज होता है लोड वर्सेस नेम प्लेट कैपेसिटी। अगर नेम लिखा हुआ है ना कि 100 मेगावाट यहां पे कैपेसिटी है, तो आपको उससे जनरेट होगा 50 मेगावाट पावर, क्योंकि वहां पर ट्रांसफॉर्मर्स होता है, इन्वर्टर्स होता है। तो सिंपल सा भाषा में समझो कि अगर 100 मेगावाट आपको कांस्टेंट पावर चाहिए, तो वहां पे 40 to 45% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, और समवेयर अराउंड आपको 220 मेगावाट एक्चुअली में पावर इंस्टॉल करना पड़ेगा फार्म्स वगैरह में। वहीं पे अगर आप देखो तो 20% बफर आपको बेस में लेके चलना पड़ेगा। और बेस क्या होता है, अगर आपको 100 मेगावाट चाहिए पर आवर, तो आपको 4-5 घंटे का तो रात होगा एटलीस्ट, तो उसको डायरेक्ट 4-5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपका पावर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये 100 मेगावाट 1 घंटे के इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 60 गीगावाट आवर तो आपको सिर्फ चाहिए डेटा सेंटर से, इट कैन एक्सप्लोर फर्दर, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है उसके वजह से जो डेटा सेंटर अब मिडिल ईस्ट में बनना था वो हो सकता है इंडिया में बन जाए, ठीक है। तो आपको यहां से तो ये चीज समझ में आ रहा है, ऑन एंड 300 प्लस माइनस 25 गीगावाट आवर का रिक्वायरमेंट है बस FY30 तक, दैट इज 250x प्लस। इतना बड़ा ग्रोथ है इस सेक्टर में। अब हम लोग थोड़ा डीप डाइव जानते हैं बेस वैल्यू चेन में और समझेंगे कहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बैटरी बनाने का, ठीक है, ये समझो। सबसे पहले क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होगा। रॉ मटेरियल क्या है, ग्रेफाइट, लिथियम आयरन फॉस्फेट, क्योंकि इंडिया में आपको बेस के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का यूज होगा। यहां पे आपको लिथियम कोबाल्ट का नहीं यूज होगा, लिथियम कोबाल्ट लिथियम वाला बैटरी का यूज नहीं होगा। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे बेस के लिए रॉ मटेरियल बनेगा ग्रेफाइट, लिथियम आयरन एंड फॉस्फेट, ये बात ध्यान दीजिएगा। देन वहां पे क्या होगा, बैटरी केमिकल वाली कंपनी आएगी, जैसे आपको हिमाद्री हो गया, ठीक है, हिमाद्री के अलावा नियोजन हो गया, गुजरात फ्लूरिक केमिकल हो गया, एक्विटास केमिकल हो गया, ये सब कंपनी आएगी और आपको इलेक्ट्रोड्स, देन आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बनाएगी बैटरी के लिए। बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने में ये लोग हेल्प करते हैं कैथोड और एनोड के बीच में। तो ये लोग क्या बनाएंगे, आपको एनोड कैथोड मटेरियल वगैरह, देन आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बनाएंगे। देन उसके बाद आती है कुछ सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी। सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी क्या करेगी, बैटरी केमिकल वाली कंपनी से केमिकल्स खरीदेगी, ठीक है, देन वहां पे जाके सेल्स बनाएगी। और बहुत सारी सेल्स बनाने वाली कंपनी भी आपको ये वाला कहीं कहीं पे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 विल बी कंबाइंड, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सेल वाले में कौन कौन आता है, सेल वाले में आपको वाड़ी एनर्जीज है, ठीक है, रिलायंस हो गया, देन आपको अमाड़ा राजा हो गया, ये सब आपको गीगा फैक्ट्रीज वगैरह बनाएंगे एंड आपको बैटरी सेल्स वगैरह बनाएंगे। देन आता है मॉड्यूल एंड कंटेनर वाली कंपनी। तो ये लोग कंपनी क्या करेगी, आपको सेल बनाने वाली कंपनी से, सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनी से, दैट इज बैटरी सेल्स बनाने वाली कंपनी से बैटरी खरीदेगी, देन आपको मॉड्यूल एंड कंटेनर बनाएगी। देखो वो कैसा दिखता है, ये है एक कंटेनर, ये है एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर होगा बैटरी,
इन्वर्टर्स होगा, देन कूलिंग सिस्टम होगा, ठीक है, ऐसा होता है बेस का कंटेनर। तो ये वाली कंपनी क्या करेगी, आपको यहां से स्टेज 4 वाली कंपनी, सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी से आपको बैटरी सेल्स वगैरह खरीदेगी एंड मॉड्यूल वगैरह बनाएगी, कंटेनराइजेशन करेगी। यहां पे कौन हो गया, पेस्टिजिटेक हो गया, अद्वैत जैसी कंपनी हो गई। देन आपको ईपीसी एंड इंटीग्रेशन, ईपीसी एंड इंटीग्रेशन वाली कंपनी क्या करेगी, ऐसे कंपनी सबसे आप समझ लो बैटरी वगैरह खरीदेगी और ये सब ईपीसी का काम करेगी। थोड़ा ये स्टेप इसके साथ थोड़ा कंबाइन है और ये स्टेप थोड़ा इसके साथ कंबाइन है। 3-4 को थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो हल्का लिंक है दोनों में, एंड 4-5 में भी थोड़ा लिंक है। और लास्ट में क्या है, कंज्यूमर एंड डिस्कॉम, जो कि आपको कंज्यूम करेगा, जैसे डेटा सेंटर हो गया, डिस्कॉम वगैरह हो गया, दे विल बी द फाइनल एंड कंज्यूमर फॉर दिस बेस वैल्यू चेन। ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है, हमें डिफरेंट तरह के प्लेयर को देखना पड़ेगा। ये जो रॉ मेटल एक्सट्रैक्शन वाली कंपनी है, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगती। इसमें एक कंपनी है आपको गुजरात मिनरल वाली, उसको देख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया में काफी कंपनी जो कि एक्चुअली में बेस में कंपनी बहुत बिगिनर स्टेप में है आज के टाइम पे, तो यहां पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जो कंपनी है भी वो बहुत बड़ी है, तो वो मल्टी बैगर टाइप का रिटर्न का चांसेस कम है। कोई प्योर प्ले ऐसा छोटी कंपनी नहीं है जो कि आपको ये काम करेगी, क्योंकि इंडिया में ये बहुत कंट्रोल्ड है आज के टाइम पे। अब हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कुछ देर पहले कि इंडिया में आपको होगा लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का यूज, और बहुत लोगों को ये लगता है कि बेस में एक्चुअली में निकल मैंगनीज कोबाल्ट वाले बैटरी का यूज होगा। ऐसा नहीं है। इंडिया में बेस के लिए आपको ये वाला बैटरी यूज होगा, लिथियम आयरन फॉस्फेट। इसका रीजन क्या है समझो। देखो, निकल मैंगनीज कोबाल्ट वाला बैटरी वहां यूज होता है जहां पे स्पेस का बहुत इशू है, जैसे हो गया मेरा फोन, जैसे हो गया आपको लैपटॉप, ऐसे जगह पे यूज होता है आपको निकल वाले बैटरी का। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा बेस कहां होगा, कंट्राक्शन कहां होगा, खाली फील्ड में। क्या उतना बड़ा भी वहां पे जगह का इशू है? ठीक है, नहीं है ना। तो वैसे केस में आपको यूज होगा लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का बेस के लिए। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसका यूज क्यों होगा, क्योंकि आप एक बात समझो, जो निकेल कोबाल्ट वाला बैटरी है ना, उसका आपको साइकिल होता है 2000 से 3000, 5 से 10 साल का साइकिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 6000 से 10000 हो गया, तो 15 से 20 साल का साइकिल है यहाँ पे। तो जस्ट समझ सकते हो डबल है, डबल लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है उसको ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट इज व्हाई दे प्रीफर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी फॉर आपको बेस के लिए। सेकंड क्या है कि थर्मल सेफ्टी देती है। लिथियम आयरन जो है आपको वो इंडियन हीट के लिए अच्छा है, थर्मल सेफ्टी देता है। यहाँ पे थोड़ा फायर वगैरह का रिस्क होता है, आपने देखा होगा ओला का स्कूटी वगैरह में आग वाग लग जाता है। देन आप यहाँ देखो कि एनर्जी डेंसिटी कम है, लार्जर फिजिकल फुटप्रिंट। तो क्या है ना, आप ये समझ लो जो लिथियम आयरन बैटरी होता है, लिथियम आयरन वाला, वो आपको 50% साइज में ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू निकल वाला। तो लेकिन उतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है ना इस चीज का। तो क्या होगा कि मैनेज किया जा सकता है लिथियम आयरन बैटरी के द्वारा, क्योंकि चीपर भी तो होता है, ये 20-30% चीपर होता है। यहाँ पे एक चीज देखो आप, लिथियम छोड़ के कोई भी उतना रेयर मटेरियल नहीं है। यहां पे देखो सब का सब आपको रेयर अर्थ मटेरियल लेकर से देखा जाए तो दिस इज व्हाई लिथियम आयरन फॉस्फेट विल बी प्रीफर्ड चॉइस फॉर इंडिया इन बेस। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि लिथियम बैटरी का मतलब है लिथियम निकेल कोबाल्ट। नहीं भाई, इंडिया में लिथियम आयरन फॉस्फेट विल बी द चॉइस, ठीक है। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया में लिथियम क्यों जीतेगा, क्योंकि सस्ता होता है, रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है, डोमेस्टिक रिजर्व्स नहीं है इन सब का। देन 20-25% चीपर होता है। इंडिया में गर्मी है, गर्मी में आपको स्टेबल होगा ज्यादा। एक बार रीड कर लीजिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं आज के टाइम पे, ठीक है, इन सब पे। और ये हो गया आपको कुछ केमिकल कंपनीज जो कि बेस के इकोसिस्टम में काफी अच्छी हो सकती है ऑप्शन आज के टाइम पे। मैं क्या करूंगा, ये मेरा पार्ट वीडियो समझ लो बेस का, सेकंड पार्ट में लाऊंगा जिसमें मैं केमिकल कंपनीज पे फोकस करूंगा। फिर आपको जाके मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी बारे में बताऊंगा आपको कौन सा अच्छा ऑप्शन होता है। देन मॉड्यूल कंटेनर, ईपीसी एंड कंज्यूमर डिस्कॉम पे भी मैं फोकस नहीं करूंगा। मैं बस आपको 4 और पार्ट लाऊंगा जिसमें बैटरी, सेल मैन्युफैक्चरिंग, मॉड्यूल एंड ईपीसी वालों के बारे में मैं बात करूंगा।
तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, कुछ कुछ कंपनी का थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे एक्विटास केमिकल हो गया, ये आपको है, एक्चुअली में करंटली ये बेस के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका केमिकल सॉल्यूशन है वो आपको बैटरीज का लाइफ लॉन्गर करेगा और भी ज्यादा। देन आपको आता है हिमाद्री केमिकल। हिमाद्री केमिकल भी 1125 करोड़ आपको क्या बोलते हैं कैपेक्स कर रही है बैटरी केमिकल के लिए। दीज प्लेयर्स कैन बिकम अ गुड ऑप्शन बाय FY28। मैं आपको जब डीप डाइव लाऊंगा ना केमिकल प्लेयर्स के लिए, तब बताऊंगा ऐसा क्यों है। और ये लोग क्या करेंगे, आपको लिथियम फॉस्फेट का कैथोड मटेरियल बनाएंगे। वहां पे तीसरा कंपनी है न्यूजेन केमिकल, ये आपको लिथियम सॉल्ट बनाएंगे। डिटेल मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा जब इनका पार्ट 2 लाऊंगा। देन आपको गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो गया, ये सब रीड कर लीजिए आप, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और यहाँ पे क्या है आपको गीगा फैक्ट्री, तो क्या हुआ केमिकल बना, केमिकल खरीदेगी गीगा फैक्ट्रीज वाली कंपनी, जैसे कि वारी एनर्जी, एक्साइड हो गया, आपको अमारा राजा हो गया, ये सब आपको फिर बनाएगी वहां पे बैटरीज। और ये लोग बैटरी के साथ साथ जैसे यहाँ पे वारी एनर्जी है ना, ये अपना पैक भी बनाएगी, ठीक है, मॉड्यूल वगैरह, दैट इज फुल बैटरी। बैटरी के अंदर सेल होता है, फिर उसको पैकेजिंग करके बनाया जाता है बैटरी। तो अब हम लोग थोड़ा आगे, यहाँ पे कौन सा प्लेयर आएगा, यहाँ पे आपको ईपीसी प्लेयर वगैरह आएगा, कंटेनर बनाने वाला प्लेयर आएगा। वो उसमें कौन है आज के टाइम पे, पेस डिजिटेक। देन दूसरा है अद्वैत इंफ्रा, ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। देन आपको ईपीसी कंपनी हो गई, ईपीसी कंपनी कौन, ओरियाना पावर। ओरियाना पावर को रिसेंटली ही एक ऑर्डर मिला है कमर्शियल इंडस्ट्री वाला बेस से। देन आपको केपीआई ग्रीन भी जा रही है, देन केपीआई ग्रीन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और द लास्ट में आता है आपको एंड यूजर। एंड यूजर कौन होगा, डिस्कॉम्स वगैरह, डेटा सेंटर कंपनी, अमेजॉन, गूगल, ऐसी कंपनी जो हो गई आपको। देन यहाँ पे आपको डिस्कॉम में कौन हो गया, महाराष्ट्र वाला जो आपको पावर कॉर्पोरेशन, जिस भी स्टेट का आपको बिजली विभाग है ना, वो इनका एक तरह से समझ लो कस्टमर हो जाएगा। यहाँ पे एंड यूजर वही लोग आपको इनको ऑर्डर्स देंगे कि तुम ये बनाओ तुम वो बनाओ। जैसे जियो वीएनएल हो गया गुजरात के लिए, महाराष्ट्र का ये आपको हो गया, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट का जो वहां का होगा आपको डिस्कॉम वगैरह, वो लोग इनके एक्चुअली में एंड कंज्यूमर होंगे। तो मेरे हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो आपको ये और ये 4 जगह अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी। मे भी हो सकता है फ्यूचर में माइनिंग रिफाइनिंग वाली कंपनी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, लेकिन आज के टाइम पे ये 4 स्टेज में अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इन फ्यू डेज मैं आपको बैटरी केमिकल कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस लाऊंगा और मैं बताऊंगा इन चारों में से मुझे कौन सी अच्छी ऑप्शन लगती है। देन मैं धीरे धीरे सबको कवर करूंगा। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट एंड वेटिंग फॉर आपको second part, and please like, share and subscribe so that you get a notification when second part video comes. That's all. Bye.